नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं CGREO 2017 के क्वेश्चन पेपर के एग्रोनॉमी सेक्शन को। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है एग्रोनॉमी सेक्शन के। कल हमने एग्रीकल्चर सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्शंस के आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है बच्चा यहाँ पर, फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड व्हेन। सिंचाई की बाढ़ विधि का उपयोग कब किया जाता है? देखो, अब जैसे इरिगेशन मेथड अलग अलग है ना, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और जो है प्रेशराइज्ड इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में हमारी फ्लड इरिगेशन आता है, चेक बेसिन आता है, फरो मेथड आता है, रिंग मेथड आता है। ठीक है, ये सारा आता है। अपना जो है फरो में भी आता है, रीजन फरो आता है, फिर कैगुलेशन हम बोल सकते हैं, सेलो फरो हम बोल सकते हैं, कई सारी मेथड है। फिर सब सरफेस में अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अंडरग्राउंड जो है हम इरिगेशंस करते हैं। प्लस प्रेशराइज्ड में स्प्रिंकलर आता है, प्लस जो है क्या आता है, ड्रिप इरिगेशन आता है, एक सर्ज इरिगेशन भी होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लड मेथड हम कब यूज़ करेंगे। ऑप्शन है फील्ड इज लेवल, क्या जो आपका क्षेत्र है वो समतल हो। दूसरा पूछा इनफ वाटर इज़ अवेलेबल ईजिली, प्रचुर मात्रा में आपके पास आसानी से जल उपलब्ध हो। दोनों ऑप्शन ए और बी, वाटर इज़ लिमिटेड। देखो, पानी जब हमारे पास लिमिटेड होगा तब तो हम यही मेथड यूज़ ही नहीं करेंगे। जब पानी की कमी है तो उसको बहाएं क्यों। तो यहाँ पर एक तो मेन चीज़ आ जाती है, फ्लड इरिगेशन करने के लिए मेन तो एक होना चाहिए कि आपकी जो है फील्ड है, आपका जो फील्ड है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, एकदम समतल होना चाहिए, समतल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पिच समतल होगा तो ठीक है। इसके अलावा आपके पास पानी भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। आपके पास इनफ वाटर है, बहुत ज़्यादा पानी है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसमें फ्लड मेथड यूज़ में इरिगेशन दे सकते हो। जैसे राइस के अंदर हम करते हैं, राइस धान के खेत में पानी भरा हुआ मिलता है, एक तरह से वहाँ पर हम फ्लडिंग ही करते हैं, पूरा समतल एरिया रहता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सी। बोथ ए और बी दोनों यूज़ कर सकते हैं फ्लड मेथड के लिए। ठीक है, मतलब जो इन्फिल्ट्रेशन होता है पानी का वो भी अच्छा खासा होना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ यूरिया एप्लीकेशन। कौन सा लंबे समय तक यूरिया उपयोग का प्रभाव है? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से यूरिया का लंबे समय तक क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आप खेत में यूरिया दे रहे हो, आप खेत में, अपने खेत में यूरिया का आप यूरिया अप्लाई कर रहे हो, तो लंबे समय के बाद, मान लो 5 साल बाद, 10 साल, 20 साल बाद, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके खेत पर। देखो, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन कितना होता है, 46%। नाइट्रोजन जब सोइल के अंदर जाता है तो यहाँ पर होती है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, है ना। क्या होती है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, नत्रजनीकरण होता है। और नत्रजनीकरण में क्या होता है, आपको मिलता है NO3-, क्या मिलता है, नाइट्राइट। क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है ना, ये बनता है, इसी को बोलते हैं NO3-। मतलब प्रोसेस क्या है नाइट्रीकरण की, कि NH3 जो होता है, अमोनिया होता है, वो बनता है NO2 में, और NO2 बनता है NO3 में। नाइट्राइट से ये होता है नाइट्राइट, और नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोसोमोनास काम करता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करता है, और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर काम करता है। कौन सा, नाइट्रोबैक्टर काम करता है। ठीक है, अब सर बोले सर इस प्रोसीजर का क्या लेना है इससे। तो यहाँ पर जब NO3- यहाँ पर काम करता है नाइट्रोजनीफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर सोइल के अंदर क्या हो जाता है, H+ आयन जो होते हैं वो सोइल के अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं। सोइल के अंदर H+ आयन बढ़ जाते हैं। जब सोइल के अंदर H+ आयन बढ़ जाएगा तो जो उस सोइल का pH जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब सोइल का pH कम होगा तो सोइल क्या हो जाएगी, आपकी एसिडिक हो जाएगी। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर इस कहानी का मतलब क्या है कि अगर हम यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है, NO3- बनता है, नाइट्राइट बनता है, इसी फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं, NO3 फॉर्म में लेते हैं। अब वहाँ उससे क्या होता है कि सोइल के अंदर H+ आयन बढ़ जाते हैं। जब H+ आयन बढ़ते हैं सोइल में तो सोइल का pH कम होता है, और pH कम होता है तो सोइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा कि सोइल क्या हो जाएगी, सोइल बिकम एसिडिक। सोइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। अगर लंबे समय तक यूरिया का आप प्रभाव देखोगे तो सोइल जो है एसिडिक हो जाएगी, pH कम हो जाएगा। ठीक है, 00 रेपसीड एंड मस्टर्ड वेराइटी रिफर्स।
अब हम डबल ज़ीरो जो वैरायटी डेवलप की गई है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा, डबल ज़ीरो जो वैरायटी है, अब डबल ज़ीरो का मतलब ही समझ जाओ। डबल ज़ीरो वैरायटी इसलिए की गई डेवलप कि जो इरोसिक एसिड है, जो इरोसिक एसिड और ग्लाइकोसिनोलेट, ये दोनों क्या होंगे इसमें, लगभग जीरो। हम क्या बोल सकते हैं, एप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रोक्स वो जीरो के बराबर होते हैं, इसलिए इरोसिक भी जीरो, ग्लूकोसिनाइड भी लगभग जीरो के बराबर, इसीलिए इसको बोला गया है डबल ज़ीरो वैरायटी। इसके अंदर क्या होता है, जो इरोसिक एसिड है, जो इरोसिक एसिड है इसकी मात्रा लेस देन 2% के आसपास होती है, और जो ग्लाइकोसिनिक एसिड है इसकी मात्रा लेस देन 30 माइक्रोन मोल पर ग्राम होती है, जो लगभग जीरो हम बोल सकते हैं, 2% से कम और 30 माइक्रोन मोल पर ग्राम से कम ग्लाइकोसिनोलेट्स की मात्रा होती है इस वैरायटी के अंदर, इसलिए इसको डबल ज़ीरो वैरायटी बोलते हैं। मतलब यहाँ बोल सकते हैं हम लो कंटेंट होगा इरोसिक का और ग्लूकोसिनोलेट का, इसी यही डबल ज़ीरो वैरायटी का मतलब है। डबल ज़ीरो नाम इसलिए रखा कि इरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट दोनों क्या हो गए, बहुत ही कम होंगे इसमें, इसलिए डबल ज़ीरो रखा है। विच वन इज़ द एरोबिक वैरायटी ऑफ राइस इन छत्तीसगढ़। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था आपको, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में फिर से वो वैरायटीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखो बच्चा, ये हमारा कोर्स है ना, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। 499 का कोर्स है। अभी हमने आज मतलब 2 अक्टूबर, अक्टूबर 2 से एक प्लान बनाया है जो बच्चों के लिए है, और मेरे लिए वो प्लान आज 1 अक्टूबर से शुरू हो गया, 75 डेज हार्ड प्लान। इसके अंदर मैं जो लेक्चर दूंगा उसी लेक्चर के नोट्स हिंदी इंग्लिश में दूंगा, और उसी लेक्चर का क्विज़ भी करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं उस क्विज़ से। तो लगभग 200 लेक्चर्स होंगे ना, तो आपको यहाँ पर 200 क्विज़ भी मिलेंगे, मतलब 200 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। फिर सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। हर संडे आपको फुल लर्न टेस्ट मिलेगा। इस प्रोग्राम के तहत 75 डेज प्लान के तहत हर दिन 3 लेक्चर ऐड होंगे, उसी लेक्चर के क्विज़ ऐड होंगे। फिर जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, और हर संडे आपको फुल लर्न टेस्ट मिलेगा एज पर द एग्जाम पैटर्न, माइनस मार्किंग वगैरह सब कुछ रहेगा। इसी तरीके से 75 डेज में आपकी पूरी कंप्लीट एक ओवरऑल प्रिपरेशन होगी, थ्योरी से भी, एमसीक्यू से भी, प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ होगा। 499 कोर्स है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन वैलिडिटी 1 साल की है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कुछ वेराइटीज़ राइस की, ठीक है। तो राइस की जो वेराइटीज़ थी उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी टाइप थी एरोबिक वाली, एरोबिक राइस कौन सी थी यहाँ पर। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो है एरोबिक राइस की वैरायटी है, जो IGKV जो रायपुर आपका कॉलेज है वहाँ से वो निकली है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। यहाँ पर देखिए आप, इंदिरा एरोबिक 1 दिख रही है, ये इंदिरा एरोबिक 1, ये क्या है, ये आपकी एरोबिक वैरायटी है जो आ चुकी होगी, इसमें तो अवेटेड लिखा है लेकिन आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन यही पूछा है, विच वन इज़ द एरोबिक वेराइटीज़ ऑफ राइस इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर धान की एरोबिक किस्म कौन सी है। एरोबिक अनएरोबिक का मतलब होता है ना, जैसे प्लांट राइस होता है उसके अंदर पानी भरा रहता है तो एनएरोबिक कंडीशन होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ पर एरोबिक वाली कंडीशन की बात की है, तो इंद्रो एरोबिक 1 आंसर ही है। पिछली बार भी बता चुका हूँ, जिसने अगर पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा उसमें वेराइटी सारी अच्छे से देखी होगी, तो इंदिरा एरोबिक 1 वो आंसर लगा देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एब्रीविएशन ऑफ 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है यहाँ पे। 2,4-D का मतलब क्या होता है, तो 2,4-D का मतलब आप जनरली जानते ही होंगे, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्या, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इन विच क्रॉप अर्थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किस फसल में हमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। शुगर केन में होती है, यस शुगर केन में हम करते हैं अर्थिंग, पोटैटो में भी करते हैं, ये दो तो आप जानते हो। आपको कंफ्यूजन होगा आप सनफ्लावर और राइस में। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, अर्थिंग अप का मतलब होता है कि ये प्लांट की जो जड़ें हैं, यहाँ पर सोइल है, मान लो पोटैटो भी दिखने लगे या जड़ मतलब क्या होता है, लॉजिंग से बचाने के लिए, एक तो गिरने से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देते हैं इस तरीके से, वो गिरेगा नहीं प्लांट। दूसरा बात, पोटैटो में, पोटैटो बाहर से दिखने लगता है तो सनलाइट की वजह से वो हरा हरा हो जाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होने लगती है, तो हम अर्थिंग कर देते हैं। ग्राउंडनट में भी अर्थिंग कर देते हैं, तो मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग कहलाता है। तो दो में तो समझ में आ रहा, शुगर केन और पोटैटो में अर्थिंग करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है राइस। राइस में अर्थिंग की प्रोसेस नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती है राइस में, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी हम क्या करते हैं, पूरा कीचड़ मचाते हैं, इसके अंदर पडलिंग करते हैं और फिर राइस की हम यहाँ पर रोपाई करते हैं और पानी पूरी तरीके भरा रहता है। यहाँ पर पडलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सनफ्लावर में हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, गिरने से बचाने के लिए, प्लांट को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर
अर्थिंग। मेजर तो शुगर केन, पोटैटो और ग्राउंडनट में करते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो राइस में अर्थिंग नहीं की जाती है। ठीक है। क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड, फसल को कब हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, फसल को कब काटना चाहिए। तो फसल को कब काटना चाहिए, क्या उसकी मैच्योरिटी आ जाए तब काटना चाहिए, नहीं। क्या और मैच्योरिटी आ जाए, नहीं, या तो सेटरिंग हो जाएगी, उसमें दाने गिरने लगेंगे, रियल मैच्योरिटी पे भी नहीं करेंगे। इसको करते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे, ठीक है, मतलब 10 से 15 दिन बचते हैं उसकी मैच्योरिटी आने में, जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, उस समय इसको हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी फसल को हार्वेस्ट करने का, तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है वो बेस्ट है। फिर छत्तीसगढ़ मधुराज 55 इज ए राइस वेराइटी हैविंग, देखो ये वेराइटी है, ये ऐसी वेराइटी है, इसके अंदर ये ऐसी वेराइटी पूछी जाती है कुछ स्पेशल कैरेक्टर, इसके अंदर होता है लो रिड्यूसिंग, है ना, लो रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, लो ग्लूटीन, लो ग्लूटीन कंटेंट, ठीक है, लो ग्लूटीन कंटेंट होता है इस वैरायटी के अंदर, ये इसकी खासियत है। तो ग्लूटीन को ही क्या बोला जाता है, ग्लूसेमिक इंडेक्स, तो लो ग्लूसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब लो जीआई होता है। इस वैरायटीज़ के अंदर बात करें मधुराज में 91% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है, क्या होता है 91% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर जो ग्लूटीन है वो कम से कम पाया जाता है, मतलब लो जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसके अंदर बहुत कम होता है, जीआई बहुत कम इसके अंदर होता है, ये इसकी स्पेसिफिक वैरायटी है। और भी जब हमको पढ़ाएंगे आपको छत्तीसगढ़ स्पेशल के अंदर, तो वहाँ पर सारी वैरायटीज़ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गए वो पढ़ाए जाएंगे। आपको पूछा गया है यहाँ पर कजरी कहाँ पर है, तो कजरी तो वो है भैया जोधपुर में। लेकिन ये कब बना था बच्चा, ये आप अगर आपने मेरे टेलीग्राम पे भी नोट्स डाले हैं, अगर इंट्रोडक्शन वाले नोट्स या इंस्टीट्यूट वाले नोट्स देखे होंगे, उसमें मैंने सन भी लिखवाए हैं। तो कजरी बनाया बच्चा 1972 में, और 1965 में उसका कुछ जो है उसमें अमेंडमेंट्स किया था। तो 1952 में कजरी की स्थापना हुई थी, कहाँ, जोधपुर के अंदर। मैं ईयर भी लिखवाता हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट है उन सबके ईयर्स भी लिखवाता हूँ, कौन कब बना है। तो ये बेस्ट चीज़ है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछा है मैच रूट के अंदर टेम्परेरी रूट कौन सी होती है। तो बच्चा देखो, मैच की जो रूट होती ना, एक तो मेन रूट्स निकलती है, ठीक है, मेन रूट्स के बाद जो रूट्स निकलती है ये, इसको बोलते हैं सेमिनल रूट्स। ये रूट जो होती है ना, ये टेम्परेरी होती है। तो सेमिनल रूट जो होती है मेज के अंदर वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। क्राउन रूट्स है, कोरोनल रूट्स है, और इसमें ब्राट रूट होती है, ये जो ऊपर निकलती है इसको प्रोप रूट्स कहते हैं। तो सारा रूट्स जब मैं मैच पढ़ाता हूँ तो रूट्स के बारे में पूरा इसका रूट सिस्टम पूरा पढ़ाता हूँ। तो जो सेमिनल रूट्स है वो इसकी टेम्परेरी रूट्स होती हैं। फिर है आपका टेंशियोमीटर वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर, सेंट्रोमीटर जो है शेड्यूलिंग इरिगेशन के उपयोग के लिए सबसे पहले टेंशियोमीटर का यूज़ किसने किया था। समयबद्ध सिंचाई हेतु टेंशियोमीटर का उपयोग पहले किया था, किसने किया था बच्चा, ये किया था रिचर्ड्स ने, ठीक है। शेड्यूलिंग इरिगेशन का मतलब होता है कि हमें अब क्रॉप कितने, जैसे मान लो हम गेहूं की बात करते हैं ना, वीट में, कि जो फर्स्ट इरिगेशन हम देते हैं कब, 21 दिन में, 20 से 25 दिन में देते हैं। सेकेंड इरिगेशन देते हैं हम क्या, 40 से 45 दिन में। तो इसको बोलते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग, है ना, इरिगेशन को शेड्यूल करना। तो ये सबसे पहले इसके लिए टेंशियोमीटर का यूज़ किया था। अब टेंशियोमीटर आपको पता है क्या होता है, इसको ईरोमीटर भी बोलते हैं, ईरोमीटर भी इसको बोलते हैं। ये क्या काम करता है, सोइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करने का काम करता है। क्या करता है, सोइल मॉइस्चर टेंशन, ठीक है, मतलब सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, उस मॉइस्चर से हम पता लगा सकते हैं कि कब उसमें इरिगेशन करना है। क्या सोइल के अंदर मॉइस्चर का टेंशन आ गया है, मतलब सोइल को मॉइस्चर या पानी की ज़रूरत है, यहाँ से पता चल जाता है। और ये 0.85 इसका क्या होता है, टेंशियोमीटर की रीडिंग होती है, 0.85 तक हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फोलियर स्प्रे, अब इनमें से किस आप फर्टिलाइज़र को फोलियर स्प्रे में यूज़ कर सकते हो। तो बच्चा यूरिया को आप फोलियर स्प्रे में यूज़ करते हो, एकमात्र जो है इन ऑप्शन में यूरिया है जिसको हम फोलियर स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। फिर आर्जिमोन मैक्सिकाना आर्जिमोन मैक्सिकाना क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना बच्चा है फैकल्टेटिव वीड्स है। क्यों है फैकल्टेटिव वीड्स, क्योंकि ये वाइल्ड और कल्टीवेटेड दोनों कंडीशन में होता है। ये कल्टीवेटेड कंडीशन में भी होता है और वाइल्ड कंडीशन में भी होता है। तो फैकल्टेटिव किसे बोलते हैं, ऐसी वीड जो वाइल्ड कंडीशन में भी होता है और कल्टीवेटेड कंडीशन में होता है। खेत में भी आपको दिख जाएगा आर्जिमोन मैक्सिकाना, और जंगल वगैरह रोड साइड वगैरह में आपको दिख जाएगा। तो ये फैकल्टेटिव वीड्स होता है, ठीक है। एरोमा इज सेंटेड राइस इज ड्यू टू, मतलब जो सुगंधित धान की खुशबू का कारण क्या है, तो उसका कारण है 2-एसिटाइल-1-प्रोपालिन। 2-एसिटाइल-1-प्रोपालिन कंटेंट केमिकल की वजह से है उस राइस में क्या आती है, खुशबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ग्रास इज ए, मतलब कांग्रेस घास, मतलब जो गाजर घास की बात कर रहे हैं, किसकी, गाजर घास की।
गाजर घास की बात हो रही है, उसका नाम पूछ लिया तो पार्थेनियम स्टोफोरस उसका नाम है ना, क्या है, पार्थेनियम स्टोफोरस उसका नाम है, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चा कितने 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के अंदर भी पूछे गए थे जब 150 नंबर का पेपर था। अब 100 नंबर का पेपर होगा आपका तो कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना भाई। 150 नंबर का पेपर था, 15 क्वेश्चन आपको एग्रोनॉमी से पूछे गए थे। मैं सेक्शन वाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। 150 था तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 नंबर का है तो वहाँ से हम कन्वर्ट करके आपको बता देंगे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, ठीक है। 50% आपको कम करना है, मतलब जो 50-50 के 3 कैटेगरीज हैं तो आप यहाँ कम कर दीजिए, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं आपके एग्रोनॉमी के, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके CGREO में वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चा, हमारा कोर्स है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इस कोर्स के अंदर क्या क्या है मैंने बता चाहिए आपको। 499 का कोर्स है, 12 महीने की वैलिडिटी है, प्रोग्रेसिव लेक्चर है। जैसे जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगा उसी लेक्चर के क्विज़ भी अपलोड करेंगे। सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा और हर संडे आपका फुल लर्न टेस्ट होगा एज पर दी एग्ज़ाम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।